बच्चों, आज हम प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए जो कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए उसके बारे में पहले अध्ययन करते हैं। The statements which can be written in the if-then form are called conditional statements. जो कथन यदि तो के रूप में लिखे जाते हैं उन्हें सशर्त कथन कहते हैं। The part of statement which starts from if, it is called antecedents, and the part of statement which starts from then, it is called consequent. यदि से शुरू होने वाले कथन को पूर्वार्ध तथा तो से शुरू होने वाले कथन को उत्तरार्ध कहते हैं। If quadrilateral is a rhombus, then its diagonals are perpendicular bisector of each others. यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज हो तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। बच्चों, अब इन्हीं सेंटेंसेस का हमें कॉन्वर्स यानी विलोम करना है। मतलब जो सेंटेंस पहले है उसको बाद में लिखना है और जो बाद में है उसे पहले लिखना है। If the diagonals are perpendicular bisectors of each other, then it is a rhombus. यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक हो तो वह चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। If two lines are parallel, then they are lines that never meet. ये हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट यानी सशर्त कथन। अब उसी का विलोम यानी कॉन्वर्स। If two lines never meet, then they are parallel. If angles share a common side, then they are adjacent. उसी का कॉन्वर्स यानी विलोम। If angles are adjacent, then they share a common side. तो आई होप बच्चों कि आप ये इफ देन यदि तो वाले सेंटेंसेस जो है वो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बच्चों, अब हमें पढ़ना है अभिगृहित यानी पोस्टुलेट्स। तो जो स्टेटमेंट सर्वमान्य होते हैं, स्वयं सिद्ध होते हैं, उन्हें हम अभिगृहित कहते हैं। Some self-evident geometrical statements are called postulates. तो बच्चों, जो ग्रेट मैथमेटिशियन है यूक्लिड, उसके द्वारा कुछ पोस्टुलेट्स यानी अभिगृहित दिए हुए हैं, जैसे कि there are infinite lines passing through a point. There is one and only one line passing through 2 points. A circle of given radius can be drawn, taking any point as its center. All right angles are congruent with each other. एक बिंदु से होकर असंख्य रेखाएं जाती है। दो भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा जाती है। किसी भी बिंदु को केंद्र मानकर दी गई त्रिज्या का वृत्त बनाया जा सकता है। सभी समकोण परस्पर सर्वांगसम होते हैं। ऐसे ही इन्हीं अभिगृहितों का पोस्टुलेट्स का उपयोग करके कुछ प्रॉपर्टीज, नई प्रॉपर्टीज का लॉजिकली यानी तर्क शुद्ध रचना करके उनको प्रूव किया जाता है। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को फिर हम कहते हैं थ्योरम यानी प्रमेय। तो अब हमें पढ़ना है प्रूफ यानी उत्पत्ति। तो द थ्योरम इज कॉल्ड प्रूफ। कोई भी आर्गुमेंट है, कोई स्टेटमेंट है, उसको लॉजिकल यानी तर्क शुद्ध तरीके से हमें वो प्रूव करना होता है, सिद्ध करना होता है। जब भी हम कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट यानी सशर्त कथन को प्रूव करने जाते हैं तो उसका जो यदि यानी इफ से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो गिवन यानी दत्त में आता है, और तो यानी देन से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंस होता है वो हमें प्रूव करना होता है यानी साध्य करना होता है। अब ये जो प्रूफ होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। कभी कभी क्या होता है कि किसी बात का डायरेक्ट प्रूफ हम नहीं दे सकते हैं, तो फिर उस समय हमें इनडायरेक्टली यानी अप्रत्यक्ष रूप से उसे प्रूव करके दिखाना होता है। अब यहाँ पे थ्योरम दिया हुआ है, थ्योरम, ठीक है। तो द अपोजिट एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर्स, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये गिवन है यानी दिया हुआ है, दत्त आएगा यहाँ पे,
क्या आएगा, दत्त यानी गिवन। कि टू लाइंस जो है ए बी एंड सी डी, ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। और प्रूव क्या करना है, उसके कारण जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं, विपरीत कोण, वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, उनका माप जो होता है वो समान होता है। मतलब ये दो एंगल्स ए ओ सी एंड बी ओ डी ये इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है यानी साध्य करना है। यहाँ पे प्रूव की जगह पे क्या आएगा, साध्य। एंड ए ओ डी, ये एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू बी ओ सी, ये दोनों ये भी एंगल कैसे इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें जो बात पता है, जो गुणधर्म, जो प्रॉपर्टी पता है, उसके आधार पर, उस पोस्टुलेट्स के आधार पर हमें ये प्रूव करके दिखाना है। तो प्रूफ यानी उपपत्ति। तो हमें कौन सा गुणधर्म पता है, यहाँ पे उसका उपयोग करना है। तो लीनियर एंगल्स इन लीनियर पेयर, रेखीय युगल कोण जो एक ही रेखा पर कोण बनते हैं, तो उसका उपयोग करके हमें ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो ये जो दो एंगल्स से ए ओ सी प्लस बी ओ सी, ये रेखीय युगल कोण है, एंगल इन लीनियर पेयर है ना, इसलिए इनकी टोटल कितनी होती है, 180। तो ए ओ सी प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180 एंगल्स इन लीनियर पेयर, रेखीय युगल कोण, इसे देंगे इक्वेशन नंबर 1। और ये जो है दोनों, ठीक है, ये दोनों जो है बी ओ सी एंड बी ओ डी, ठीक है, बी ओ सी एंड बी ओ डी, ये भी कौन है, ये भी रेखीय युगल कौन है, इसका भी माप कितना होता है, 180 एंगल्स इन लीनियर पेयर। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, इनकी राइट साइड इक्वल है, मतलब लेफ्ट साइड जो है ये भी कैसी होगी, इक्वल होगी। देयरफॉर ए ओ सी प्लस बी ओ सी, इक्वेशन 1 की ये लेफ्ट साइड है, इज इक्वल टू इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, बी ओ सी, वो कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचता है, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, है ना, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ये आ गया, मतलब ये प्रूव हो गया। उसी प्रकार से हम ये दोनों एंगल को भी प्रूव करके दिखा सकते हैं, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रूफ। ये जो इनडायरेक्ट प्रूफ है, अप्रत्यक्ष उपपत्ति, इसका उदाहरण अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है, अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑड। प्राइम नंबर यानी हमें पता है ऐसे नंबर जिनको एक या सिर्फ उसी नंबर से भाग जाता है, भाग दे सकते हैं। तो अब प्राइम नंबर कौन से नंबर से स्टार्ट होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2, उसके बाद 3, 5, 7, मतलब ऐसे नंबर है जिनको एंड इनफाइनाइट, ठीक है। तो ऐसे नंबर है जिनको एक या उसी नंबर से भाग जाता है, मतलब 2 को 1 या 2 से ही भाग जाएगा, 3 को 1 या 3 से ही भाग जाता है, तो इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या। तो p जो है कोई संख्या है जो ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से बड़ी है, ठीक है। इफ p इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, देन इट इज ऑड, मतलब 2 से बड़ी है, कोई भाज्य संख्या है जो 2 से बड़ी है, तो फिर ऑड यानी वो विषम संख्या होती है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट यानी सशर्त कथन, इफ p इज अ प्राइम नंबर, मतलब p क्या है, प्राइम नंबर है, ग्रेटर देन 2, और वो 2 से बड़ी संख्या है, मतलब 3, 5, 7 कोई भी हो सकती है, देन इट इज ऑड, तो वह संख्या जो होती है वो ऑड होती है यानी विषम होती है, ये हमें प्रूव करना है, साध्य करना है। तो गिवन जो पहले दिया हुआ है कि p इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, अब ग्रेटर देन 2 है, मीन्स 1 एंड p आर द ओनली डिविजर्स ऑफ p, है ना, मतलब p को 1 या p से ही भाग जाएगा। उसके बाद टू प्रूव क्या करना है हमें, ये जो लास्ट में लिखा है, देन इट इज ऑड, मतलब p इज एन ऑड नंबर, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए प्रूफ, अब
अब हम डायरेक्ट नहीं इसको प्रूव करेंगे कि ये ऑड नंबर है, हम क्या पहले अज्यूम करेंगे कि ये ऑड नंबर नहीं है। लेट अस सपोज दैट p इज नॉट एन ऑड नंबर। ठीक है, जैसे कोई मुझे कहता है कि आपके क्लास के विद्यार्थी, जो आपके क्लास का विद्यार्थी हमारे क्लास में आया और उसने किसी को मारा, लेकिन मुझे कहना है कि नहीं, उसने नहीं मारा। मुझे क्या सिद्ध करना है कि मेरे क्लास की विद्यार्थी ने नहीं मारा। अब मैं ये डायरेक्ट बोलूँगी तो ये प्रूव नहीं हो सकता है, मतलब कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा। तो मैं क्या पहले अज्यूम करूँगी, ठीक है, मैं कहूँगी हाँ ठीक है, मेरे क्लास के विद्यार्थी ने आपके क्लास के विद्यार्थी को मारा। ठीक है, मुझे क्या साबित करना है, नहीं मारा, लेकिन फिर भी मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है मारा। लेकिन फिर कुछ तर्क द्वारा, है ना, कुछ तर्क या सेल्फ एविडेंट द्वारा मैं कहाँ तक पहुंचती हूँ कि उस समय मेरा पीरियड था और वो मेरे पीरियड में प्रेजेंट था। ये मेरा कंक्लूजन है, यानी लास्ट में रिजल्ट निकला। तो मैं तो कह रही हूँ कि मेरे क्लास के विद्यार्थी ने आपके क्लास में आके किसी को मारा, और फिर कंक्लूजन में ये बोल रही हूँ लास्ट में कि वो तो उस समय मेरे पीरियड में था। मतलब ये दो बातें कैसी हो गई, मैच नहीं हो रही है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, असंगत है। मतलब मैंने जो पहले बोला था कि मेरे क्लास के विद्यार्थी ने आपके क्लास में आके किसी को मारा, ये क्या हो गया, गलत हो गया। उसने मतलब क्या सिद्ध हो गया कि उसने नहीं मारा। तो इस प्रकार से हम इनडायरेक्टली किसी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर सपोज p इज नॉट एन ऑड नंबर, हम मानते हैं कि p ऑड नंबर नहीं है। अब ऑड नंबर नहीं है मतलब वो इवन है, यानी सम संख्या है। p इज एन इवन नंबर, देयरफॉर a और डिवाइजर ऑफ p इज 2, मतलब p को 2 से भाग जाता है ना। वो इवन है, हमें पता है कि इवन संख्या जो होती है उनको 2 से भाग जाता है। तो ये हो गया स्टेटमेंट नंबर 1। ठीक है, बट इट इज गिवन दैट p इज प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। लेकिन हमें तो स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि p जो है 2 से बड़ी संख्या है और वो प्राइम नंबर है। तो अब हमें पता है कि प्राइम नंबर को एक या सिर्फ उसी नंबर से भाग जाता है। मतलब यदि हम 3, 5, 6, 2 से बड़ी, मतलब 3, 5 कोई भी नंबर लेते हैं तो उसको एक या उसी संख्या से भाग जाएगा। और यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि p यदि इवन नंबर है तो फिर इसको 2 से भाग जाता है। तो ये दोनों बातें कैसी हो गई, कॉन्ट्राडिक्टरी, असत्य हो गई। तो स्टेटमेंट 1 and 2 आर कॉन्ट्राडिक्टरी। द अजम्पशन दैट p इज नॉट ऑड नंबर, ये कैसा हो गया, गलत हो गया, हमारा कहना फॉल्स हो गया। दिस प्रूव्स दैट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज ऑड। तो अब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन इफ देन फॉर्म। यदि तो के रूप में इसे हमें लिखना है। तो पहला प्रश्न क्या है, द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्वाड्रिलैटरल कैसा है, पैरेललोग्राम है, ये पहले लिखना पड़ेगा। तो उसके अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, मतलब ये पहले लिखेंगे, फिर उसके सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। यदि तो का उपयोग करके ये लिखना है। तो इसका आंसर होगा इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यदि कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो तो उस चतुर्भुज के सम्मुख कोण सर्वांगसम होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। इसे इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यदि कोई चतुर्भुज आयत हो तो उस चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस।
समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार पर लंब होता है। If a triangle is an isosceles triangle, then the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base. यदि कोई त्रिभुज समद्विबाहु हो तो उस त्रिभुज का शीर्ष बिंदु तथा आधार के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड आधार को लंब होता है। अब सेकंड क्वेश्चन, राइट द कॉन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो स्टेटमेंट्स दिए हुए कथन उनका विलोम लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये बाद में कहा है, और लाइंस पैरेलल होती है, ये पहले कहा है। तो हम पहले क्या कहेंगे कि एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इफ अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय टू लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, देन द लाइंस आर पैरेलल। In second question, if a pair of interior angles made by transversal of two lines are supplementary, then the lines are parallel. तो इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ये पहले कहा है, बाद में कहा है, इसलिए वो लाइंस पैरेलल होते हैं। तो हम पहले क्या कहेंगे कि लाइंस पैरेलल है, इसलिए इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है। यानी इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, then the interior angles formed are supplementary. यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो बनने वाले एकांतर कोण संपूरक होते हैं। क्वेश्चन 3, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। आयत के विकर्ण सर्वांगसम होते हैं। अब यहाँ पे आयत है पहले कहा है और उसके विकर्ण कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम वो बाद में कहा है। तो हम पहले कहेंगे कि विकर्ण सर्वांगसम है, मतलब वो आयत है। If a diagonals of quadrilateral are congruent, then the quadrilateral is a rectangle. यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण सर्वांगसम हो तो वह आयत होता है। तो बच्चों, ये जो अपना प्रैक्टिस सेट 1.3 है ये अब खत्म हो गया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं।